नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए मीडिया की चौपाल। जी हां, आज हमारा विषय है नगर निगम के एक साल बेमिसाल या खस्ता हाल। और इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए हमारे बीच में अपना नज़रिया रखने के लिए, बेबाक अपने बोर रखने के लिए मौजूद है वो शख्सियत जो किसी तारुफ या परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, अखबार से जुड़े हुए ये हस्तियाँ बीते 2 दशकों से अपने अखबार के जरिए शहर की बदलती हुई हर तस्वीर के एक गवाह बने हैं। शून्य से लेकर साहित्य के शक्ति बनने वाले जिन्होंने शहर और समाज में एक अहम मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, ना ही कोई सियासत, ना कोई अदावत और ना ही कोई शिकायत। क्या बात है। इनके बोल जो हैं वो निर्भीक और बेबाक रहते हैं। आज हम इन हस्तियों से बात करेंगे। हम सबसे पहले हमारे बीच में जो मौजूद है नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका आभार मानते हैं। और हमारे बीच में पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी हैं, वो अपने बेबाकी के लिए खासे मशहूर हैं। और साथ में हमारे बीच में हैं शहर के वरिष्ठ नागरिक नज़ीर भाई, जो बीते 5 दशकों से शहर की हर बदलती तस्वीर को अपनी आंखों से निहारा है और उसके साक्षी बने हैं। जी हाँ, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं अब्दुल रज्जाक रिजवी जी से। अब्दुल रज्जाक रिजवी जी, 138 साल बाद निगम में कांग्रेस की सरकार बनी है, क्या तब्दीलियां आई? 138 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी जी, तब्दीलियाँ क्या आई? जी, मुझे तो कोई ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आती। कुछ भी, किसी भी पेयजल, स्वच्छता और किसी अन्य मामलों को लेकर कोई उपलब्धि 1 साल की? 6 जनवरी 2020 को जब नगर निगम में महापौर विजय देवांगन के नेतृत्व में समिति गठित हुई, उस समय की उम्मीद जागी कि धमतरी शहर का एक विकास होगा। और इसलिए भी उम्मीद ये जागी कि प्रदेश में सहयोग से भूपेश कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार होने के कारण ये उम्मीद थी कि भैया हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पर बजट मिलेगा और फंड मिलेगा, और फंड के चलते हमारी जो योजनाएं लंबित हैं वो एक गति मिलेगी करके। हमारे ज़िले के जो प्रभारी मंत्री हैं माननीय कवासी लखमा जी, उन्होंने भी यही कहा था कि आप धमतरी में हमको महापौर बनाइए, हमारी पार्टी को आप नगर निगम में काबिज करवाइए। हम डीएमएफ सहित और जितने भी फंड होंगे धमतरी के विकास के लिए भरपूर देंगे और धमतरी के विकास के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ बातें रह गई है। और तो और क्या भाई साहब, आपको क्या बताऊं मैं, स्थानीय शासन मंत्री जो है, प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी, वो आज पिछले 1 साल में एक बार भी धमतरी नहीं आए। जबकि मेरी जानकारी के हिसाब से नगर निगम की समिति ने कई बार जाके उनको आमंत्रित किया है। जबकि इसके पहले जब अर्चना चौबे जी ने पदभार ग्रहण किया तो उस समय स्थानीय शासन मंत्री थे अमर अग्रवाल जी, और उन्होंने वादा किया था कि धमतरी को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और वो एक बार नहीं, कम से कम 4 बार 2 बार धमतरी आते थे, लेकिन हमारे स्थानीय प्रशासन मंत्री को धमतरी आने की फुर्सत नहीं है। एक अहम बात और आपसे पूछनी है कि जब भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, अध्यक्ष थे, तो कांग्रेसी जो है विपक्ष में रहकर कमीशन खोरी का आरोप लगाते थे। आज क्या स्थिति? बीते 1 साल में कुछ कमीशन खोरी के ऊपर लगाम लगा है या ये वैसे ही है? देखो भाई साहब, भ्रष्टाचार जो है वो नीति बन गया हमारे देश का। और निगम की बात करोगे तो भ्रष्टाचार के मामले में तो कीर्तिमान स्थापित हो रहा है यहाँ पर। पहले 2% रहा होगा, 3% रहा होगा, अब तो 4% में बात होती है। अभी जैसे 60 करोड़ रुपये की योजनाएं इन्होंने भेजा है, और हमारे महापौर जी का यही कहना था कि अभी 60 करोड़ का हमने प्रस्ताव भेजा है और 60 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। और आप ये उठा करके देख लीजिए कि टेंडर जो है, कितने टेंडर जो है बिलों में गए हैं और किन किन ठेकेदारों ने क्या क्या सांठगांठ की गई है। ये निगम का एक पार्षद अच्छी तरीके से जानता है, एल्डरमैन भी जानता है इन कामों को सैंक्शन करने की एवज में कितना कमीशन लिया गया है। दीप शर्मा जी, आपसे एक सवाल ये पूछनी है, और जो धमतरी के तकरीबन हर लोग जानना चाहते हैं कि एक समय में धमतरी को तालाबों का शहर कहा जाता था। आज तकरीबन तालाबों का वजूद जो है वो मिटता जा रहा है, उस पर बेजा कब्जा हो गए हैं, कई भूमाफिया जो है उसको हड़प लिए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो नई कमेटी बनी है, जो क्योंकि ये लोग उठाते थे इस मुद्दे को, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस मुद्दे को उठाते थे, अब कुछ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है मामला कि इसको भी तोप ढाक दिया गया है? मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि 20 से 25 साल अगर अपन पीछे जाएं तो हर साल नगर निगम के या नगर पालिका, पहले नगर पालिका थी, नगर पालिका के बजट में सरोवर हमारी धरोहर के नाम से बजट या फंड का एक व्यवस्था की जाती रही है। लेकिन वो फंड कहाँ खर्च होता है
कैसे खर्च होता है ये आज तक धमतरी के नागरिकों को नहीं पता। तालाब अपना अस्तित्व खोते जा रही है। जो हमारे वास्तव में आप जो आपने बताया कि इतिहास ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, वो हमारे इतिहास को समेटे हुए है वो धमतरी की धमतरी को धर्म की तराई ऐसा ही नहीं कहा जाता। वास्तव में धर्म की तराई है ये, धर्म के नीचे रहने वाले लोग हैं ये, जहाँ पे महानदी बहती है, जहाँ पे देवी देवताओं का वास है, सभी धर्मों का यहाँ सद्भावनापूर्वक सम्मान किया जाता है। ये धमतरी की पहचान है। लेकिन अगर नगर निगम का अपन माने तो मात्र संस्था है नगर को पोषित करने के लिए। आज तक नगर को पोषण करने के लिहाज से नगर निगम नगर पालिका किसी ने भी कोई पहल नहीं की। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे सरोवर जो है अस्तित्व खोते जा रहे हैं। आपने ठीक कहा कि ये भूमाफिया के चपेट में आ गए। ये तो चलो ठीक है, जो हमारे पास उपलब्ध है, मौजूद है जो तालाब, उनको भी सैरने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है। ये तालाबों की जब बात की है देन भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी धमतरी शहर तालाबों का शहर कहा जाता था और यहाँ की करीब 40% जो आबादी है अपनी निस्तार संबंधी ज़रूरतों के लिए मकई तालाब से लेकर रमसगी तालाब और जितने भी तालाब है, गंगा तालाब वगैरह जो है, बनिया तालाब, उस पर आश्रित थी। धीरे आज आपको बता दूं कि धमतरी में सिर्फ 13 तालाब रह गए हैं। पहले कितने थे? 23 या 24 तालाब थे, आज सिर्फ 13 तालाब रह गए। उन तालाबों के लिए हर साल बजट बनता है। जैसे मकई तालाब की मैं बात करूं, वहीं पर मैं भी रहता हूं, वहां पर 3 करोड़ रुपया आज से 5 साल पहले उन्होंने खर्च कर दिया। 3 करोड़ रुपया में सिर्फ वाल का बना, दीवार खींची गई और कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर 5 करोड़ रुपया का बजट बनाया गया तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए। वर्तमान में क्या किया गया है? सिर्फ वहाँ एक गार्डन बना दिया गया है और जाली लगा दी गई है और कुछ पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। अगर सही तरीके से आप देखोगे तो उस पर 2 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। कोई पार्षद पूछने वाला नहीं है कि भैया 5 करोड़ रुपया का ये बजट है और इतना आपने इसमें खर्च किया है, कोई पूछने वाला नहीं है। और भूमाफिया की जैसे दीप भाई ने बात की है ना, तो गणेश तालाब हमारे सामने है। वो तालाब एक ज़माने में वहाँ लाल बगीचा से लेके अटकेसर पारा, शीतला पारा, इवन मकई एरिया के भी लोग जाते थे और अपनी निस्तारी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। लेकिन आज वो तालाब अपना अस्तित्व खो चुका है। ये मामला निगम की बैठक, नगर निगम पहले था, उसमें भी कई बार उठा, कई बार यहाँ के बुद्धिजीवियों ने उठाया, इस मामले को लेके याचिका भी दायर की गई, लेकिन मामला कहाँ टाटा फीस हो जाता है कोई समझ में नहीं आता। और भूमाफियाओं ने, तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि बहुत बड़े हमारे तालाबों के भूभाग पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। और पिछले दिनों भी आप देखे होंगे एक तालाब में कब्जा करने की बात आई तो वहाँ के वार्डवासियों ने जाके उसका विरोध किया। उसके बाद फिर माननीय तहसीलदार की ओर से एक नोटिस जारी की गई और उस नोटिस जारी करने के बाद फ़िलहाल वहाँ काम रुका हुआ है। भूमाफियाओं की अगर गिद्ध दृष्टि कहीं लगी हुई है तो तालाबों की ज़मीन पर है। इस पर कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ा, मैं इसमें और थोड़ा सा एक चीज़ बढ़ाना चाहूँगा देवेंद्र भाई, कि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको भी याद होगा, आपने भी बचपन में देखा होगा कि जैसे मकई तालाब की बात की, रमसगरी तालाब की बात की, तो ये पहले सरोवर जो है पूरे भरे पूरे दिखते थे, जहाँ पे हिंदू धर्म के अनुसार मृतक का दशगात का कार्यक्रम होता था। धोबी भाई लोग वहाँ पे कपड़ा धोने का काम करते थे। गणेश और दुर्गा की प्रतिमाएं विसर्जित होती थी, लोगों को भीड़ रहा करती थी, लोग स्नान करने का, पवित्र स्नान करने का काम करते थे। लेकिन समय के साथ हम देखते हैं पिछले 10-15 सालों में ये सब परंपराएं, ये सब संस्कृतियाँ विलुप्त होती चली गई। अगर नगर निगम इस कुछ तालाबों को सौंदर्यीकरण के नाम पे अगर कोई अच्छा बेहतर करने का प्रयास की है, लेकिन सबसे पहले हमारे धमतरी शहर में धोबी घाट गायब हो गया है, जो हमारी परंपरा रही है। क्या धोबी घाट बनाने की दिशा में कोई पहल आज तक नहीं हुआ? क्या ये नहीं करना चाहिए नगर निगम को, नगर पालिका को? क्या ये हमारे गंभीर विषय में नहीं आता ये धमतरी शहर का? आज अगर दशगात का कार्यक्रम होना है तो लोग टैंकर मंगा के तालाब के किराने में घर के आसपास कहीं इस संस्कार को संपन्न कराते हैं, जबकि पहले बाकायदा तालाब में ये काम होता था। आज भी अगर आप शोक पत्र पढ़ेंगे तो तालाब कार्यक्रम ऐसा लिखा रहता है उसमें, लेकिन वो संस्कृति, वो परंपरा विलुप्त हो गई है। बहुत सोचनी विषय है दीप भाई। इसी को मैं एक और आगे बढ़ा रहा हूँ। जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 35 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्वर्गीय ताराचंद हिंदुजा के शासनकाल में बना था। फिर वही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रस्ताव गया है, बता रहे हैं कि 30-40 करोड़ का। तो ये क्या माजरा है? क्या उस समय ये योजना जो है अधूरी रह गई थी, असफल हो गई थी, जिसके चलते फिर इसको लाया जा रहा है? इसमें मैंने जो पता किया देवेंद्र भाई कि जो अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भाजपा शासन में बनी है, वो महानदी के पानी को नहर के माध्यम से शुद्ध करके लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है। अभी जो प्रस्ताव गया है वो
कि नालों का पानी, नालियों का पानी को शुद्धिकरण करके वापस उनको सरोवर पे, नदी नालों पे वापस डालने का है। मतलब अशुद्ध जल शुद्धिकरण संयंत्र, ये थोड़ा सा दोनों में बेसिक अंतर है। नहीं, थोड़ा सा मामला कंफ्यूज है देखो, है ना। अच्छा, ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, इसके अंतर्गत हमारे धमतरी जिले में 80 किलोमीटर एरिया में पाइपलाइन का विस्तार होना है और इसके लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 35 करोड़ रुपया का मिला है। हमारे यहाँ आबादी जो है इस धमतरी की करीब 1,25,000 है और प्रत्येक नागरिकों को 80 लीटर पानी देने का इनका वादा है करके। तो वो जो हमारे यहाँ पहले टंकी बनी थी जो 34 करोड़ रुपए की लागत से, जो 14.7 LML की थी, इसमें करीब फिर 17 LML का विकास किया जा रहा है। इसके जरिए ये है कि भैया कम से कम जो वार्ड है, देखते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु जब शुरू होती है ना, शीतलापारा वार्ड से लेकर के हटकेसर वगैरह, लाल बगीचा, दानी टोला, मखेश्वर, बहुत से वार्डों में आज भी यहाँ की बहुत बड़ी आबादी जो है वो टैंकरों के जरिए हम पानी की आपूर्ति करते हैं। तो ये बन जाने के बाद मेरे को लगता है कि शुद्ध पानी उनको मिलेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, और इसके दिशा में काम भी चल रहा है और इसके लिए बजट भी आ चुका है। टोटल जो 60 करोड़ रुपए के जो काम हो रहे हैं ना, उसमें 35 करोड़ रुपए यही है। मतलब ये स्वीकृत भी हो चुका है काम। हाँ, काम शुरू चल रहा है, काफ़ी हो चल रहा है। नज़ीर भाई, आप बीते आधी सदी से इस शहर को निहारते आ रहे हैं और यहाँ आपके सामने में कई नगर पालिका का अध्यक्ष है और आज ये दूसरे मेयर हैं। क्या आप तब्दीली पाते हैं कि उनके कार्यकाल में, उनके काम करने के तरीके में और आज के काम करने के तरीके में? क्योंकि ये माना जाता है, भले आप ये बोल सकते हैं कि 5 साल के लिए जनादेश मिला है और अभी 1 ही साल हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ऐसे कुछ आगाज़ दिख रहे हैं इस नई कमेटी का? इतने पुरानी तहसील और इतने पुराना नगर पालिका होने के बावजूद भी शहर का उस हद तक, उस ढंग से विकास नहीं हो पाया है। शहर में देखिए कितने ज़्यादा इंक्रोचमेंट कितने ज़्यादा हैं और दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। मुझे तो हैरत होती है कि जिनका नक्शा, बड़े लोगों का जिनका नक्शा पास होता है, वो नक्शे में भाई 10 फीट 5 फीट छोड़ने वाली व्यवस्था रहती है, पर उस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए बल्कि 2 फीट और बढ़ा के बनाते हैं। अभी शहर का भी आप अभी जाकर मुआयना कीजिए, जो अभी चंद दिनों में भी बन रहे हैं, वो भी वही प्रक्रिया चल रही है, उसमें ज़रा भी कोई तब्दीली नहीं आई है। ये मेरा, हालांकि ये कहना आपका सही है कि भाई अब ये साल भर हुआ है नगर निगम में जो भी बैठे हैं, सत्ता में जो बैठे हैं, पर ये कहे कि अपन किनारा कश नहीं हो सकते कि अभी से इनको क्या है उसकी ओर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आप बताइए, कहीं भी एक साइकिल स्टैंड तक तो नहीं, यहाँ पे जगह या व्यवस्था नहीं कि भाई कम से कम आदमी गोल बाजार जा रहा है तो कम से कम वहाँ रखने के लिए कुछ साइकिल या मोटरसाइकिल रहने की कोई जगह हो। तो ये मेरे समझ में आता है कि ये दिमाग क्यों नहीं आता इनको, पहले भी क्यों नहीं आया। आज तो खैर अभी साल भर हुआ है कह रहे हैं, मैं मानता हूँ, पर इनको अभी से जो बैठे हुए हैं नगर निगम में, इनका विशेष ध्यान देना चाहिए इनको कि भाई विकास हो शहर का और शहर का सौंदर्यीकरण हो। रज्जाक भाई, हमारे एक सर्वे में, तहकीकात में एक बात उभर कर आई है कि नगर निगम के द्वारा जो विकास शुल्क है, टैक्सेस के जो वसूली है, उसमें बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं उदासीनता बढ़ती जा रही है। अगर हम उसको रेशियो में लें तो 20% से ज़्यादा टैक्स की वसूली नहीं हो रही, जिसके कारण नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं खुद, वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम विकास कार्य कहाँ से कराएं, यहाँ तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। सही बात है। तो ये जो विकास शुल्क को नहीं वसूला जा रहा है, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? जनप्रतिनिधि हैं या वहाँ के नौकरशाह हैं? देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी शहर का विकास जो है ना, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की सक्रियता पर निर्भर करता है। अब सवाल ये होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि विकास कार्यों को लेकर के कितने सक्रिय हैं, और सक्रिय होने के साथ ही उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इतनी महत्वपूर्ण संस्था में जाते हैं तो आपको एक विज़न होना चाहिए। आपके पास विज़न होना चाहिए कि इस शहर की जनता को हम शुद्ध पानी कैसे पिलाएंगे, इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम हमारा कैसा होगा, इस शहर के जो युवा हैं उनके लिए स्टेडियम कितना अच्छा बनना चाहिए करके, इस शहर का जो आईना होता है किसी शहर का, वो बस स्टैंड का स्वरूप कैसा होना चाहिए। लेकिन मुझको ये लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि जो चुनकर भी आए हैं या आते हैं, उनके पास विज़न का अभाव है। अभी हमारे यहाँ 23 आ रही हैं, उनकी टीम लगी हुई है। 8 करोड़ रुपया आपको संपत्ति कर, समेकित कर और जल कर का वसूलना है, जिसमें से सिर्फ 4 करोड़ रुपए की वसूली हुई है।
बीच में तो एक आदेश जारी कर दिया गया था कि आप लोग वसूली करके लाइए, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी, आपकी तनख्वाह मिलेगी, है ना। ठीक बोल रहे हो। उससे क्या हुआ था कि बड़ी विकट, क्योंकि कोरोना संकट से जूझ रहा था पूरा देश, और करीब 7-8 महीने में सबसे ज़्यादा वसूली प्रभावित हुई है। अपन ये देखें कि मानवीय तौर पर अगर अपन बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा निगम के कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों को हम किस तरीके से उसका डेवलप करें वो होना चाहिए। जैसे पेंटिंग की ज़मीन के बारे में मैंने पिछले बार ही कहा था कि वो ज़मीन जो है 44 एकड़ हमारे पास है, और उसमें करीब 114-15 लोग हैं, जिसमें 3 लोगों का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इस मामले को आपसी समिति बना करके इसका निराकरण किया जाए तो हमारे धमतरी के अंदर ही एक नया शहर दिखेगा आपको। आज धमतरी के बारे में बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि भैया धमतरी के पास हमारी योजनाएं तो है, लेकिन योजनाओं के लिए ज़मीन नहीं है। जैसे गोकुल नगर की बात करें, गोकुल नगर पूर्व में भी 3 करोड़ रुपया का बजट रखे और अब 5 करोड़ रुपया का रखे, और कहाँ स्थान चयन किए हैं, सोरम में। आप ये देखिए कि पिछले 5 साल से वहाँ पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है। अभी आप देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ। हाँ, इसके पहले एक जो जगह चयनित की गई थी वहाँ पर इन्होंने 16 लाख रुपया खर्चा कर दिए। आज पूरा शहर देखिए आप, 110 डेयरियाँ हैं धमतरी में, जहाँ टिगरा बाड़ा से लेकर रामपुर वार्ड में जाके देखिए, आप लाल बगीचा में जाके देखिए, गोकुलपुर में जाके देख लिए, शाम होती है मच्छर भिनभिनाने लगते हैं, नालियाँ गंदगी से लबरेज है, लोगों का जीना मुहाल हो गया। लेकिन हमारे पास गोकुल नगर बनाने के लिए कुछ नहीं है, केवल प्रस्ताव जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आप अभी भी ये प्रस्ताव गया हुआ है, गोकुल नगर का प्रस्ताव सोरम की जगह पे वापस फिर उसको भेजा गया है। आपके पास ज़मीन की कमी होने के कारण हम ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बालोद जिले के चित्तौड़ का चयन करते हैं। नगर निगम को बनाना है और बालोद जिले के अंतर्गत जो स्थान उसका चयन करते हैं। आपके पास जगह नहीं है बोलते हैं, तो फिर विकास कैसे करोगे यार आप? नहीं, इसके लिए श्यामतरी की जगह चिन्हांकित किया गया था, मेरे ख्याल से वहाँ से बहुत ज़्यादा विरोध का स्वर है, लेकिन वास्तव में चित्तौड़ ले जाने का ये विचार समझ में नहीं आ रहा है ये। अच्छा, जो नगर निगम, देवेंद्र भाई एक चीज़ होगा, जो नगर निगम यहाँ की आम जनता को, करीब 30% जनता को आज भी शुद्ध पानी नहीं पिला रही, वो 5 करोड़ रुपया का प्रस्ताव बनाती है स्विमिंग पूल बनाना है। अब आप समझ लो इनकी दूरदर्शिता को कि कितने लोग ज़्यादा हुए हैं। वो आपका सवाल जो था वो बेसिक सवाल था, हालांकि रजाक भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि टैक्स की रिकवरी जिसकी वजह से वास्तव में सैलरी नहीं मिल पा रही नगर निगम को, तो मैं जो समझा हूँ देवेंद्र भाई, इसको बहुत बारीकी से जो समझा हूँ कि नगर निगम धमतरी या नगर पालिका पहले भी थी, 50% कर्मचारी अधिकारी वहाँ अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं। बेशक यही सर्विस लगते हैं, यही रिटायर होते हैं, या यही उनका निधन हो जाता है, वापस फिर उनका कोई भी परिवार का सदस्य फिर वापस नौकरी में जाते हैं, वो भी यही से रिटायर होते हैं। तो काम करने की जो ललक होना चाहिए, काम करने का उत्साह जो होना चाहिए, वो कर्मचारी अधिकारियों में नहीं दिखता। अभी एक ARI को उन्होंने कमिश्नर साहब ने सस्पेंड किया, कमिश्नर अभी 2 दिन पहले कि उन्होंने टैक्स की जो रिकवरी राशि को जमा नहीं करा, अपने पास रख लिया। मतलब नगर निगम हालत खस्ता हालत का जिम्मेदार ये सब मामले हैं जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता। मतलब कुल मिलाकर अंधेर नगरी चौपट। आज देवेंद्र भाई आपको मैं बताना चाहूँगा, एक पहली नगर निगम है जिसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, 1 साल होने के बाद ये अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जानने का साहस पैदा नहीं कर रहे। मैं ये सुनिए ना, इसी के संबंध में एक सवाल साहस पैदा नहीं कर रहे। और तो और इस नगर निगम ने 1 साल में अपनी सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाई। आप देख रहे हैं कि भाजपा के पार्षद पिछले 15 दिन आगे यही सवाल था कि जिस कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच ये वादे किए थे कि हम अपने हर कामों का लेखा जोखा खाता भाई आपके बीच में रखेंगे, ये खुद अपनी बैठक नहीं करा पा रहे, बैठक नहीं बुला रहे। क्या वजह क्या है इसकी? बैठक ये बुलाने की कि देखिए क्या होता है कि महापौर से आज हमने बात की, हमारे संवाददाता ने बात किया, तो बोलता है कि हम जल्द बुलवा रहे हैं करके, और ये मीटिंग बुलाने की वो करीब 3 महीने से बोल रहे हैं कि हम जल्द बुला रहे हैं, जबकि सभापति अनुराग मसीह ने नोट शीट भी जारी कर दिया है। यहाँ पर एक्चुअल में समन्वय की बहुत बड़ी तालमेल नहीं है। और इस तरह बेसिक चीज़ ये है देवेंद्र भाई कि बैठक बुलवाने का अधिकार कमिश्नर को होता है। सभापति महापौर केवल प्रस्ताव दे सकते हैं कि भाई आप यह तारीख बताएं कि क्या क्या एजेंडा रखना, वो एजेंडा तय करके, मीटिंग की तारीख तय करके कमिश्नर जो है सभापति और महापौर को भेजता है। लेकिन ये वहाँ उस तरह के, जब पिछले दिनों में हमने कमिश्नर साहब से बात की आशीष जी से, तो उनका कहना था कि हमारे पास कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है कि जो हम उसको समान सभा की बैठक में रख सकें। साल भर में 4 बार MIC की बैठक हुई है।
और ये जो भी प्रस्ताव लाते हैं, चाहे किसी का किरायानामा बढ़ाना हो, किसी को जगह का अलॉटमेंट करवाना हो, या कुछ चीज़ों की खरीदी करना है, या किसी का नामकरण करना है, तो 4-5 लोग मिलकर MIC की बैठक में ये तय कर लेते हैं। अच्छा, MIC की बैठकों में जो निर्णय लिया जाता है, जो एजेंडा पारित किया जाता है, उस पर कांग्रेस के पार्षद ये बाद में आपत्ति करते हैं। मैं बताया ना कि नगर निगम में कम्युनिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये भावना आनी चाहिए कि धमतरी को हमको स्मार्ट सिटी कैसे बनाना है, मॉडल सिटी कैसे बनाना है। सिर्फ अखबारों में बयानबाजी करके या बड़े बड़े स्लोगन लिख देने से कि धमतरी हमारा मॉडल सिटी बन जाएगा, नहीं बन सकता भाई साहब। DNA के सबसे पहले एपिसोड में हमने इस बात का खुलासा किया था कि नगर पालिका में कई स्टेयरिंग हैं चलाने के लिए। एक ही मामले में 4 लोगों के 4 बयान थे, उसी समय समझ में आ गया था कि यहाँ परस्पर सामंजस्य, जो रजाक भाई बोल रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन की कमी है। विपक्ष की क्या भूमिका रही? हमने तो सत्ता पक्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया कि लोगों की ये कमियां है। ये मैं पिछले कार्यकाल में देखा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के साथ कहीं न कहीं मुझे न्याय होता हुआ दिखा था। यहाँ तो बिल्कुल भी मुझे न्याय होता नहीं दिखता। न्याय तो अलग बात है, नेता प्रतिपक्ष की कोई भूमिका ही नजर नहीं आती नगर निगम में। वो जो खुद अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, एक कुर्सी पाने के लिए जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी पार्टी के हितों की या शहर के हितों की रक्षा क्या कर पाएगा? बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि विपक्ष तो उदासीन है, जिसके चलते बेलगाम हो गए निश्चित तौर पर। ये पिछले भी कार्यकाल में हम जब भी बात होती थी देवन भाई, हम लोग इस बात को हमेशा रखते थे कि कोई भी बहुत बड़ा अगर प्रस्ताव है, कोई बड़ा प्रपोजल है, जैसे ऑडिटोरियम की बात आई थी, तो मैंने पिछले महापौर से भी ये कहा था कि ऑडिटोरियम जो है बन रहा है शहर के लोगों के लिए बन रहा है, जिसमें शहर के जो नाट्यकर्मी हैं या जो यहाँ के जो जुड़े साहित्यकार हैं उनके लिए बन रहा है। तो ऐसे वर्ग के लोगों को बुलवा के पहले सलाह मशवरा की जाए कि उसमें क्या बनना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। इसको नगर निगम या कोई टेक्निकल आदमी केवल ये बता सकता है कि इतना रूम होना चाहिए, इतनी सीढ़ी होनी चाहिए, इतने में लेंटर होना चाहिए, यही बता सकते हैं। लेकिन क्या क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ का साहित्यकार बताएगा, यहाँ का नाट्यकर्मी बताएगा। तो नगर निगम का दुर्भाग्य है कि किसी भी ऐसे बड़े प्रपोजल पे आम नागरिकों को सलाह कभी नहीं ली जाती, जबकि इस परंपरा की शुरुआत होनी चाहिए। इस परंपरा की शुरुआत होनी चाहिए, जिसकी वैधानिकता हो ना हो, लेकिन मान्यता तो हो। नगर निगम में भाई साहब जो भी समिति बनती है ना, काबिज होती है, उसका सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि वो विपक्ष को बिल्कुल पंगु बना देती है। इसके पहले जब अर्चना चौबे जी महापौर थी, हमारे नेता मतलब प्रतिपक्ष में कांग्रेस थी वहाँ, तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से शरणम गच्छामी। और आज यही स्थिति, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा ना कि नेता प्रतिपक्ष की तो मुझको कोई भूमिका ही नहीं समझ आती। जनता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपको दबंग, निष्पक्ष और निर्भीक पार्षद चाहिए। और ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए कि हमने जिस व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया है वो हमारे लिए आने वाले समय में क्या धरातल बना नेता प्रतिपक्ष ये है जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के कार्यालय में जाकर अपनी बात रखता है। जब उससे कहा जाता है, जब उसकी आलोचना होती है, तो वो बोलता है कि नेता प्रतिपक्ष के पहले मैं एक व्यापारी हूँ। तो आपकी भूमिका तो पहले तय कर लें कि आप हैं क्या। सही बात है, जो आपने आपको व्यापारी बोल रहा है, हाँ, पहले आप अपनी भूमिका तो तय कर लो। और नागरिकों की जो बात कर रहे हो, महापौर ने कहा था कि जनहित के मुद्दों पर मैं आम जनता और खास करके यहाँ के पत्रकारों से हमेशा चर्चा करूँगा। मैंने कहा ना कि 1 साल हो गया ना अपनी उपलब्धियों को लेकर के महापौर जी हमारे सामने आ रहे हैं, ना प्रेस का सामना कर रहे हैं साहब। अच्छा, नागरिक आप क्या, हमने तो उनको ये बता दिया है कि हमने एक लोगों की राय ली, सर्वे किया, उसके बाद बता दिया कि 2023 में धमतरी शहर की क्या रिक्वायरमेंट है, पेयजल के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ की सड़कें कैसी होनी चाहिए, यहाँ शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए करके सब। लेकिन कहीं पर बनाया ना, विजन नाम की चीज़ नहीं है, विजन नहीं है। विजन होगा तो डेफिनेट कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर मेरा सीधा आरोप है, सिर्फ नामवारी के लिए वहाँ पर लोग नगर निगम में जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होनी चाहिए देवेंद्र भाई, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि तो आगे नगर निगम में, लेकिन जैसे रजाक भाई ने अभी बात आगे बढ़ी कि इनके पास कोई विजन नहीं है। अच्छा, विजन नहीं होने की वजह ये भी है कि जब चुनाव होता है तो चलो ठीक है, वो कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा है या कितना पहुंच वाला है, ये सब चीज़ों को नहीं देख के अपने को टिकट देना है, उस वार्ड को जीतना है, यह उस समय के मतलब सोच रहती है। लेकिन निर्वाचित होने के बाद बाकायदा इनके लिए एक ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए कि आप नगर निगम को या नगर पालिका को कैसे चलाएंगे, आपका विजन क्या होना चाहिए, आपके विकास के प्रपोजल किस तरह के बनने चाहिए। ये इस तरह की ट्रेनिंग का पूर्णतः अभाव है, जिसकी वजह से ये इनको जानकारी का इनको नहीं रहती। 7 करोड़ रुपये नवीन बस स्टैंड के निर्माण के लिए आया है
और अर्जुनी के पास जाकर के जगह का चयन भी हो गया। अब बस ये था कि इस काम के लिए हम भूमि पूजन करना है, लेकिन साल उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। आखिर में वो 7 करोड़ रुपया जो है वो लेप्स हुए। दुर्भाग्य इस नगर निगम का जो 7 करोड़ रुपये लेप्स होते हैं। तो इससे ये पता लगा, स्पष्ट प्रमाणित होता है कि यहाँ की जनप्रतिनिधि स्वयं विकास कार्यों के लिए कितने जागरूक हैं। 7 करोड़ रुपया शासन से मिला है प्रियदर्शनी बस स्टैंड के नाम से, ये बजट है उसका। बजट। अच्छा, और ये कब से रखा जा रहा है प्रपोजल नया बस स्टैंड? और मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, पिछले करीब 5 साल के आप बजट उठा के देखिए, 2015 से लेके 16 तक, 16 से लेके 17 तक, 17 से लेके 18 तक, वो 5-6 योजनाएं आपको उसमें जरूर मिलेगी। पहले गोकुल नगर परमानेंट नगर, औद्योगिक नगर, है ना, 1 लाख, लेकिन योजनाएं यथावत रहती है। अब हम पूछते हैं भैया ये योजनाओं को मूर्ति रूप आप कब दोगे, इसको अमली जामा कब पहनाओगे, तो बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है इसके लिए। अब फंड नहीं है तो यार संसाधन आप उपलब्ध करिए ना। आप एकलव्य खेल मैदान बनाए साहब, है ना, उसके बाद आप ये करीब 4 करोड़ की लागत से आपका स्टेडियम बना है, कोई सुविधाएं नहीं कॉलेज के पास। और अब तो ये हो गया है कि धमतरी क्रिकेट एसोसिएशन ने उस स्टेडियम को गोद ले लिया है और वो अपने संसाधनों के जरिए उसको विकसित कर रहे हैं। ये धमतरी का हाल है। मैं एक चीज़ और कहूँगा साहब जी, शहर के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ख़ास तौर से रिसाई पारा, आमा पारा। अब रिसाई पारा में देखिए शिव चौक से लेकर विगुन टाकिस तक के हर साल, आज बरसों से हम अपने बचपन से देख रहे हैं, पानी पूरा वहाँ जाता है, भर जाता है पूरा। कोई जितने भी अभी तक जो महापौर जितने भी आए हैं वो सबसे ज़्यादा जगह पूरा मोहल्ला वासी ज़्यादा जगह मिले हैं, पर कोई ध्यान नहीं उस चीज़ की ओर। अभी भी वक्त है, अभी जो बैठे हैं हमारे महापौर साहब या उनकी पूरी टीम, ये उसका शहर में कम से कम कुछ अच्छे लोगों को बुला के भी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में लेना भाई, कुछ पूछे ना, करें ना भाई। धमतरी के विकास के लिए सिर्फ एक लाइन की बात है कि धमतरी की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि तभी निरंकुश होते हैं, आक्रमणता प्रदर्शित करते हैं, जब आप खुद उदासीनता बरतते हैं। आगे जनता को भी आपको जागरूक करना पड़ेगा। आप मुहिम चलाइए डीएनए के माध्यम से। तो ये रहा नगर पालिका के कामों की खाता बही। अगर हम क्वार्टरली एग्जाम के लेकर बोलें तो इन अखबार नवीसों की नज़र में यह पप्पू जो है वो पास नहीं हुआ है। और इस तरह के मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। बेबाक और निष्पक्ष टिप्पणी लेकर हमारे बीच में जो मौजूद हैं, नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी, पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रजाक रिजवी जी और वरिष्ठ नागरिक नज़ीर भाई, हम इनको धन्यवाद देते हैं, इनका आभार मानते हैं। और सबसे अहम बात, जो इन्होंने बिना किसी पूर्वाग्रह और राजनीतिक भेदभाव के अपने विचार रखे, हम उम्मीद करते हैं कि निगम में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं इनकी बातों को, इनकी भावनाओं को, इनके जज्बातों को समझेंगे, इनके इशारों को समझेंगे, ताकि आने वाले समय में फिर ये एक इतिहास बना सके। जिस तरह 138 साल तक के जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया, यही उम्मीद, यही शुभकामनाएं हमारे विजय देवांगन जी से। और सबसे अहम बात कि मीडिया के चौपाल कार्यक्रम में हम और दीगर मुद्दों को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।